Hi, welcome to IMS Lucknow YouTube channel. In today's session, we are going to discuss CAT 2024 Slot 2 Quantitative Aptitude Questions. तो आज के सेशन में हम लोग जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे. तो पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से है. क्विकली इसको एक बार रीड कर लेते हैं. बीना इनकर्स 19% लॉस when she sells a product at rupees 4860 to Shyam, who in turn sells this product to Hari. तो टोटल देखो यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है. बीना, श्याम एंड हरी. तो अगर हम इन सभी के कॉस्ट प्राइसेस की बात करें तो हम इनको आपस में कंपेयर करने की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन सेज बीना जब सेल करती है श्याम को तो उसको लॉस होता है कितने का, 19% का. तो वी कैन से कि कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम विच वुड ऑल्सो बी द सेलिंग प्राइस ऑफ बीना. तो जो सेलिंग प्राइस बीना का है वही श्याम का कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस जो बीना का है वो बीना के कॉस्ट प्राइस से 19% क्या होगा, 19% डेफिनेटली कम होगा. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बीना का कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बीना इज 100, इन दैट केस श्याम का कॉस्ट प्राइस इससे 19% कम होना चाहिए एंड दिस शुड बी 81. आगे देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है. इस 81 को एक्चुअल में इस सवाल में बताया गया है 4860. तो ये जो 81 है ये एक्चुअल में 4860 के इक्वल है. नेक्स्ट इट इज रिटन कि श्याम ने अपना प्रोडक्ट किसको सेल कर दिया, हरि को सेल कर दिया. अब लिखा हुआ है इफ बीना वुड हैव सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ हरि. तो हम हरि का कॉस्ट प्राइस जो भी है, अगर ये श्याम का कॉस्ट प्राइस होता, अगर ये श्याम का कॉस्ट प्राइस होता तो उस केस में बीना को 17% का प्रॉफिट होता. तो हम कह सकते हैं हरि का जो अभी कॉस्ट प्राइस है दिस इज 117 if Bina's cost price is 100. So now we just need to calculate कि if 81 corresponds to 4860 उस केस में 117 की वैल्यू क्या होगी या 100 की वैल्यू क्या होगी. तो हम कह सकते हैं कि अगर 81 इज इक्वल टू, या इसको 81x लिख लेते हैं, इसको 117x लिख लेते हैं, दिस कुड बी 100x. तो if 81x is equal to 4860 then x would be equal to 4860 divided by 81, which is nothing but 60. So if this value is 60, we can easily calculate any value which is asked. So in this question they are asking the profit in rupee made by Shyam. तो देखो श्याम को कितने का प्रॉफिट हुआ होगा. श्याम का कॉस्ट प्राइस 81x है और हरि को इसने सेल किया है तो 117x श्याम का सेलिंग प्राइस होगा जो कि हरि के लिए कॉस्ट प्राइस है. तो और आंसर शुड बी 117x माइनस 81x. क्या वैल्यू हम लोग को मिलेगी, 19 प्लस 17 विच इज 36x. x हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो दिस शुड बी 36 इंटू 60. टू 160. So a very basic question if you can apply the concept of ratios in this particular question. Next सवाल पर आते हैं. The coordinates of the three vertices of a triangle are 1, 2, 7, 2 and 110. Then the radius of the inner circle of the triangle is. तो if we say कि पॉइंट 1 यहाँ पर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर हम 1 और 2 मार्क कर लेते हैं. तो हम कह सकते हैं पॉइंट 1, 2 कहाँ पे करस्पॉन्ड करेगा, इस जगह पे.
एंड 0.72 कहां पर होगा? यहां पर होगा। एंड 0.110 कहां होगा? ये 1 है, 1 के थोड़ा ऊपर यहां पे कहीं होगा। तो इफ वी मेक दिस ट्रायंगल, तो क्लियरली विजिबल है कि ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट ट्रायंगल में एक साइड आपको मिल जाएगा, अब ये पॉइंट आपका है 1 2 एंड दिस पॉइंट इज 7 2। तो y वैल्यू तो कांस्टेंट है बट x वैल्यू 1 से 7 तक जा रही है, तो हम कह सकते हैं लेंथ आपको 6 मिलेगी। यहाँ पर ये पॉइंट 1,2 है और ये ऊपर में जो पॉइंट मिल रहा है दिस इज 1,10। तो x वैल्यू कांस्टेंट है बट y वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2 से 10 तक, तो दिस वैल्यू वुड बी 8। और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो दिस वुड बी 6 8 10। अब यहाँ पे सवाल पूछा गया व्हाट इज द इन सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो, किसी भी ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो एक तो जनरल फॉर्मूला होता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, दिस एरिया इज इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो इस राइट ट्रायंगल का एरिया है 1/2 6 इंटू 8। इन रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, इन सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। Solving this will give you what? 48 by 2 is 24 and this value is 10 plus 8 plus 6, 24 by 2 is 12. So value of R is 2. दूसरा राइट ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भी राइट ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं और अगर हम कहते हैं ये उसके साइड्स हैं ए बी सी, तो इसका जो इन रेडियस है वो होता है a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इस अप्रोच से भी हम लोग आंसर को निकाल सकते थे, हम कह सकते थे 6 प्लस 8 माइनस 10 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। अब ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि सभी को याद हो, बट दिस इज समथिंग विच अप्लाइज ऑन ईच एंड एवरी ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के केस में ये एक अलग से स्पेशल रिजल्ट आपको मिल जाता है। यू कैन अप्लाई एनी ऑफ दिस एंड ये एक इजी सवाल हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। A fruit seller had a stock of mangoes, bananas, apples और आगे देखो क्या लिखा हुआ है with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, the number of mangoes make up 40% of his stock. That day, he sells half of the mangoes, 96 bananas, and 40% of the apples. At the end of the day, he ends up selling 50% of the fruits. The smallest possible total number of fruits in the stock at the beginning of the day is. So initially when we read this question, तो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत इजी नहीं लग रहा है ना, और बहुत इजी आई थिंक होगा भी नहीं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। लैंग्वेज भी इसमें ज्यादा है ना। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो 3 अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स की बात की गई है, मैंगोस, बनानास एंड एप्पल्स। तो इनिशियली देखो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इस सवाल में। सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैंगोज मेक अप 40% ऑफ हिज स्टॉक। तो अगर हम कुछ स्टॉक मान लेते हैं 100x, तो हम कह सकते हैं मैंगोज का जो काउंट होगा वो 40x होगा, और बनानाज और एप्पल्स मिला करके कितने होंगे? 60x होंगे। अब आगे देखो क्या बात लिखी हुई है, दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज। तो हम कह सकते हैं कि 20x उसने सेल कर दिए। 20x अगर सेल कर दिए तो उसके पास रिमेनिंग जो बचेंगे वो भी 20x हो जाएंगे। तो ये उसने सेल कर दिए और ये उसके पास रिमेनिंग बच रहे हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बनानास के बारे में बताया गया कि उसने 96 बनानास सेल कर दिए एंड 40% ऑफ द एप्पल सेल कर दिया है। तो देखो 40% को अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो 40% का मतलब होता है 2/5।
तो हम एप्पल का काउंट कोई ऐसा नंबर मान लेते हैं जो 5 से डिविजिबल हो। मान लेते हैं एप्पल्स हमारे पास जो इनिशियली थे वो 5y थे, तो 5y का 40% 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2y। 2y हमने सेल कर दिया। अगर हमने 2y सेल कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 3y हमारे पास रिमेनिंग बच गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं 40% तो हमारे पास मैंगोज थे, तो रिमेनिंग स्टॉक जो था वो कितना होगा, 60%। तो ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 60x माइनस 5y, और ये एक वैल्यू आपको मिलती है 5y। तीनों को ऑब्वियसली ऐड करेंगे तो 100x आपको मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं रिमेनिंग जो बचेगा बनानास का काउंट वो होगा 60x माइनस 5y माइनस 96। अब आगे देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स। तो ये जो उसने सेल किया है दिस इज 50% ऑफ द फ्रूट्स, या जो ये रिमेनिंग है ये किसके बराबर होगा, 50% ऑफ द फ्रूट्स के बराबर होगा। तो वी कैन से इफ वी ऐड दीज वैल्यूज हमें ये मिलना चाहिए 50x। अब यहां से एक x और y में आपको इक्वेशन मिलेगी। क्या इक्वेशन मिलेगी, इधर मैं लिख रहा हूं, देखिए सब लोग। 50x माइनस 20x वुड बी 30x, इज इक्वल टू 96 प्लस 2y। 96 प्लस 2y। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 96 प्लस 2/3y। अब यहां पर सवाल जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, देखो, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। तो अगर आप देखो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, शुरुआत में 100x है। तो हमारी कोशिश इस सवाल में क्या होनी चाहिए, x को मिनिमाइज करने की। अगर हमें x को मिनिमाइज करना है तो ऑब्वियसली अगर 10x 96 प्लस 2/3 इंटू वाई है तो y को भी मिनिमाइज करना होगा। और हमें पता है कि ये जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, अब ये जो देखो ये जो 10x है ये आपको फ्रैक्शन में तो मिल नहीं सकता, तो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, अगर यहाँ पे इंटीजर चाहिए तो y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, y की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो अगर हम y इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं तो हमें आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है वो देखिए क्या मिलता है, 10x इज इक्वल टू 96 प्लस 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे एक एरर है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 96 को भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस वुड बी 32। तो दिस वैल्यू वुड बी व्हाट, 32 प्लस 2 विच इज 34। अब आपसे सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। तो अब देखो बिगिनिंग में जो नंबर ऑफ फ्रूट्स थे वो कितने थे, 100x थे। तो वी कैन से वैल्यू वुड बी 100 इंटू 34, एंड 100 इंटू 34 कितना होता है, 340। सो सर्टेनली नॉट अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट जो लोग इस तरह के सवाल पहले देखे हुए हैं वो डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। एंड बिकॉज दिस क्वेश्चन इन कैट 2024 स्लॉट 2 इज अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2023, तो जिन्होंने कैट 23 के पास्ट ईयर पेपर को लगाया रहा होगा वो इस सवाल को अगर पहले लगाए हुए हैं तो उनको इसका आंसर डेफिनेटली याद रहा होगा। तो कुछ लोगों के लिए सवाल बहुत इजी भी हो सकता है और रिमेनिंग जनता के लिए इस सवाल में डेफिनेटली कैलकुलेशंस आर देयर। अगला सवाल लॉगरिथम, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ कैट। इससे एक सवाल कैट में हर साल श्योरिटी के साथ आता ही आता है, तो इस सवाल को देखते हैं। तो देखो log ऑफ a प्लस बी बेस 8 लिखा हुआ है, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, log ऑफ
c बेस 2। तो देखो एक चेंज ऑफ बेस नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ऊपर में आप क्या लिख सकते हो इस चीज को, log a प्लस बी अपॉन log ऑफ 8। log ऑफ 8 को आप लिख सकते हो 3 इंटू लॉग ऑफ 2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, log ऑफ c डिवाइडेड बाई log ऑफ 2, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ a प्लस बी अपॉन log ऑफ c। सेकेंड टर्म जो यहां पे लिखा हुआ है वो क्या है, log ऑफ a माइनस बी बेस 27 है। नीचे क्या लिखा हुआ है, log ऑफ c बेस 3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई, अब 27 होता है 3 का क्यूब, तो यू कैन राइट 3 log 3। नीचे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो log ऑफ c डिवाइडेड बाई log ऑफ 3। तो देखो यहाँ पे जैसे log 2 कैंसिल हो गया था, वैसे यहाँ पे log ऑफ 3 और log ऑफ 3 कैंसिल हो जाता है इस सेकंड वाले में। तो अब आपको रिजल्ट क्या मिलता है, log ऑफ a माइनस बी अपॉन 3 इंटू लॉग ऑफ c। और इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, व्हेन वी आर एडिंग दीज टू वैल्यूज, दिस वन एंड दिस वन, तो हमें क्या मिलता है, 2/3 मिलता है। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो हम प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकते हैं, log a प्लस बी लिखा हुआ है एक जगह, और दूसरी जगह पे क्या लिखा हुआ है, log a माइनस बी, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, 3 इंटू लॉग सी था। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा इसको देखते हैं। तो 3 तो कैंसिल हो जाता है, log a प्लस log b की वैल्यू होती है log a इंटू बी, तो वी कैन से log ऑफ a square minus b square, because when you multiply a plus b, a minus b, you get a square minus b square is equal to twice of log c। 2 इंटू log c को आप लिख सकते हो log c स्क्वायर। तो अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया उसको नोटिस करते हैं। तो क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a, और शुरुआत में कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है कि a की वैल्यू b और c से ज्यादा है, a ग्रेटर देन 10 है, एंड b एंड c बोथ आर लेस देन और इक्वल टू 10। तो इफ वी वांट टू मैक्सिमाइज a, अगर हमें a को मैक्सिमाइज करना है तो भी हम कह सकते हैं कि यार b और c की वैल्यू तो हमें 10 से कम ही रखनी है। अब अगर हम बड़ी से बड़ी वैल्यू भी रखते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, वी गेट अ रिजल्ट a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये तब है जब हम b को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दे रहे हैं, अदरवाइज a स्क्वायर की वैल्यू 10 या 10 से कम, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमें मिलने वाली है ये किसी भी केस में इससे कम होगी या मैक्सिमम इसके बराबर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 200 हमें मिलता है। अब अगर हम a की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे जो कि ऑलमोस्ट 14 पॉइंट समथिंग होगा, 14 पॉइंट समथिंग, स्क्वायर रूट ऑफ 200, 14 का स्क्वायर 196 हो सकता है। तो 14 पॉइंट समथिंग से छोटी वैल्यू लेनी है, लेकिन ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं a का वैल्यू क्या होगा, 14। तो 14 इज योर आंसर। So not a very difficult question for those people who know the properties of log. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फंक्शंस। तो आपको ये एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई। और अगर हम x या y में से किसी की वैल्यू प्राइम नंबर रखते हैं, यहाँ देखो लिखा f ऑफ p इज इक्वल टू 1,
तो अगर आप प्राइम नंबर की बात करोगे, जैसे हमें f2 निकालना है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। f3 निकालना है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। f4 निकालना है तो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन f5 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ f160000। तो इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइज करके ब्रेक कर लो, क्योंकि प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है इस फंक्शन में, तो किन प्राइम नंबर से बना है वो तो देखना ही पड़ेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 16 इज 2 टू दी पावर 4, और उसके बाद 4 टाइम्स 0 है, तो 2 की पावर में आपको 8 मिलेगा, एंड 5 की पावर में हमें क्या मिलेगा, 4, ये मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई अब अगर हम इस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, f ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x f ऑफ y प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ y, तो हमें एक बात बताई गई है कि प्राइम नंबर्स के लिए ये वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम बोलें यहाँ पे कि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी। अब 2 के बेसिस पे हमें कहाँ तक पहुंचना है, 2 की पावर 8 पे पहुंचना है। तो हम कह सकते हैं अगर हम f ऑफ 4 निकाल रहे हैं, 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, f2 जो कि 1 आएगा, फिर f2 जो कि 1 आएगा, प्लस 1 क्या वैल्यू आएगी, 3। अब अगर f4 आपके पास आ गया तो f ऑफ 4 इंटू 4 f16 निकल जाएगा, क्या वैल्यू आएगी इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 3 क्या वैल्यू आएगी, 15। अब अगर हमारे पास 16 आ गया है तो हम कह सकते हैं f16 इंटू 16 256, 2 की पावर 8, ये भी निकाल सकते हैं, क्या वैल्यू आएगी 15 इंटू 15 प्लस 15, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 225 प्लस 30 विच इज 255। तो देखो ये एक तो मिल गया आपको। अब सेकेंडली क्या बचा है, 5 की पावर 4, तो उस पे आते हैं। अब अगर आप नोटिस करो तो f5 की वैल्यू भी 1 होगी, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर। बट इफ वी विश टू कैलकुलेट f5 इंटू 5 f25, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 3। नाउ इफ वी विश टू कैलकुलेट f25 इंटू 25, जो कि अल्टीमेटली 5 की पावर 4 है, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 3 प्लस 3 विच इज 15। नाउ व्हाट वी कैन से कि अब हम निकाल सकते हैं f, ये वैल्यू क्या है 256, और ये वैल्यू क्या है 625, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है। इसी की वैल्यू क्या होगी, 1,60,000 होगी। तो हमें क्या मिलना चाहिए, अब f 256 मिलेगा आपको, जो कि 255 के बराबर है, इंटू f5 मिलेगा जो कि 15 के बराबर है, प्लस f 256 मिलेगा जो कि 255 के बराबर है, और प्लस f 625 मिलेगा जो कि 15 के बराबर है। तो नाउ इफ वी कैलकुलेट दिस व्हाट वी गेट, कैलकुलेट करते हैं इसको, तो 255 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिलता है 3775। सॉरी 3825, दिस वैल्यू इज 3825। और अब आप इसमें कुछ ऐड करने जा रहे हो, तो वैसे भी ऑप्शन से आपको क्लियर है कि भाई कुछ ऐड कर रहे हैं, छोटा सा नंबर तो यहीं पहुंचेंगे, स्टिल यू कैन ऐड एंड क्रॉस चेक। तो इसको अगर आप ऐड करते हो तो 255 प्लस 15 कुल मिलाकर के आप ऐड कर रहे हैं कितना, 270। तो अगर ऐड कर दोगे तो दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 0, दिस इज 4, सो 4095 इज योर आंसर। सो बहुत इजी सवाल भी नहीं था, बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर, अब जो आगे एक सिंबल है इसको लेमडा पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आपको मिलती है, यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर
-1 इज इक्वल टू 0। अब सम ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है? -b/a। यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -λ/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a होता है। इस सवाल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1/3। तो आपके पास सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। एक और रिलेशन आपको दिया गया है विच सेज 1/α² प्लस 1/β² इज इक्वल टू 15। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? α² प्लस β² इज इक्वल टू 15 टाइम्स α² इंटू β²। तो हम ये भी कह सकते हैं कि α² प्लस β² की जो वैल्यू होगी वो 15 इंटू, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 है, तो -1/3 का आप स्क्वायर कर सकते हो, तो दिस वैल्यू वुड बी 1/9। तो हम कह सकते हैं 15/9 मिलेगा। 15/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 5/3। तो वैल्यू ऑफ α² प्लस β² इज 5/3, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब इस सवाल में जो पूछा गया है उस पे आते हैं। तो इस सवाल में देखो आपसे क्या पूछा गया है। द क्वेश्चन इज आस्किंग α³ प्लस β³। तो देखो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी चाहिए। α³ प्लस β³ की वैल्यू क्या होती है? हमें इसका भी स्क्वायर निकालना है, पहले ये आइडेंटिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब अगर हम वैल्यूज को रिप्लेस करना चाहें यहां पे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग कुछ रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? तो इस लेमडा के फॉर्म में कुछ हम लोग रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी भी वैल्यू निकालनी है, तो पहले यहीं पे थोड़ा काम कर लेते हैं। अब जैसे देखो α² प्लस β² हमें मिल गया था, इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में आपको ये λ/3 दिखता है, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? λ² / 9 माइनस 2 टाइम्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 है, तो ये हो जाएगा +2/3 इज इक्वल टू 5/3। तो यहां से आपको λ² की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 5/3 में से 2/3 लेस करोगे तो 3/3 1 आएगा, 1 इंटू 9 से वैल्यू 9 आती है। तो यू कैन से लेमडा का वैल्यू प्लस या -3 आने वाला है, प्लस या -3 आने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? अब अगर आप नोटिस करो तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की भी दो वैल्यूज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो वी कैन से ये जो अल्फा प्लस बीटा है जो कि -λ/c के बराबर है, इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आप +3 रखोगे तो आपको ये -1 मिलेगा, और अगर आप -3 रखोगे तो ये +1 मिलेगा। अब इसमें से कुछ भी रख के देखते हैं। मान लो -1 रखते हैं, तो हम कह सकते हैं -1 का क्यूब -3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको -1 रखनी होगी। फाइनली ये क्या मिलता है? देखिए ये आपको मिलता है -2। अगर हम +1 रखते हैं इस पूरे इक्वेशन में तो क्या मिलता है? तो हम कह सकते हैं हमें मिलेगा 1 का क्यूब -3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +1 है। तो अभी ये देखो क्या मिलता है आपको? +2 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमें या तो -2 मिलने वाली है और या तो +2 मिलने वाली है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं तो हमें या तो -2 का स्क्वायर मिलेगा या तो +2 का स्क्वायर मिलेगा। बट इन बोथ द केसेस
इन बोथ द केसेस वैल्यू क्या मिलेगी? 4. सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. When Rajesh age was same as the present age of Garima, the ratio of their ages was 3:2. When Garima's age becomes the same as the present age of Rajesh, the ratio of the ages of Rajesh and Garima will become. तो देखो यहां दो लोग हैं, राजेश एंड गरिमा. अब एक तो इनका प्रेजेंट है, एक इनका पास्ट है और एक इनका फ्यूचर है. वेट करो बेटा, अभी पास्ट है, प्रेजेंट है और क्या है? फ्यूचर है. तो देखो राजेश जी की जो एज है या गरिमा जी की जो एज है, इनके बारे में बताया गया है 3:2 का रेशियो हो जाता है जब राजेश की एज प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा के बराबर थी. प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा के बराबर थी. तो अगर हम गरिमा की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं, कुछ वैल्यू दे देते हैं, है ना, तो हम पास से इसको कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट भी करना पड़ेगा. तो अगर हम मान लें कि पहले राजेश की एज 3x थी, उस समय गरिमा की एज क्या थी? 2x. और गरिमा की प्रेजेंट एज भी क्या होगी? 3x. क्योंकि देखो लिखा गया है राजेश की एज जब गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर है, उस समय का रेशियो 3:2 है. तो अगर हम मान लेते हैं राजेश की एज पहले 3x थी, तो गरिमा की अभी 3x होनी चाहिए. और उस समय गरिमा के साथ इनका रेशियो क्या था? 3x और 2x था. अब अगर आप नोटिस करो कि यहां पर इसकी एज x से बड़ी है, तो ये एज भी किससे बढ़ेगी? x से ही बढ़ेगी. और x से बढ़ेगी तो ये कितनी हो जाएगी? 4x. अब आगे क्या लिखा हुआ है? When Garima's age becomes same as the present age of राजेश, जब गरिमा की एज राजेश की प्रेजेंट एज के बराबर आएगी, गरिमा की एज राजेश के प्रेजेंट एज के बराबर आएगी. तो गरिमा की एज अभी कितनी है? 3x है. और राजेश की प्रेजेंट एज 4x है. तो इसको आपको क्या करना है? 4x करना है, x से बढ़ाना है. तो ये भी ऑब्वियसली x से बढ़ेगा और क्या हो जाएगा? 5x. तो नया वाला रेशियो आपको क्या मिलेगा? 5:4. यही पूछा गया है सवाल में. द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राजेश एंड गरिमा विल बी. So this would be 5:4. So an easy one if you read the language carefully. And आज के सेशन के लास्ट सवाल पे आते हैं. Three circles of equal radii touch each other externally. Two other circles x and y are drawn such that both touch each of the three previous circles. If the radius of x is more than that of y, the ratio of the radii of x and y is. तो देखो तीन सर्कल है, तीनों इक्वल है. यहाँ थोड़ा सा आपको एक अनइक्वल दिख रहा होगा, उसको भी उसी के बराबर बना देते हैं, है ना. अब आपको दो सर्कल्स बनाने हैं, दोनों का रेडियस अलग अलग होना चाहिए और दोनों इन तीनों को टच कर रहे हो. तो नेचुरली एक सर्कल तो आप ये बना सकते हो, जो इन तीनों को सरकमस्क्राइब करेगा. और दूसरा आप बना सकते हो यहाँ पे, जो इस वाले गैप में बनेगा. और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखती नहीं है जिसमें सर्कल तीनों को टच कर रहा हो. अब इनके रेडियस के रेशियो पे सवाल पूछा गया है. बड़े वाले सर्कल का नाम x दिया गया है, छोटे वाले का, इस वाले का नाम आपको दिया गया y. अब पहले तो इनके सेंटर्स को मिला लेते हैं.
तो नेचुरली कुछ रेडियस मान लेते हैं जो 3 सर्कल बनाए थे इनका रेडियस 1 है। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको तीनों सेंटर्स को मिलाने से कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो इतना पार्ट है ये क्या होगा, ये 1 होगा। और इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस को हम कुछ मान लेते हैं कि जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस r है। इसको हम लोग मान लेते हैं r है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको कुछ पॉइंट को नाम दे देते हैं p, इसको नाम दे देते हैं a। तो हम कह सकते हैं जो AP आपको दिख रहा है ये क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इसको हम सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर सब एक ही जगह पे आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो A से P तक की दूरी है ये इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस है। तो हम कह सकते हैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना था, 2 था। साइड अगर 2 था तो हाइट कितनी होगी, हाइट होगी √3/2 ऑफ साइड, यानी कि √3। सरकम रेडियस क्या होगा, सरकम रेडियस होता है 2/3 ऑफ हाइट, अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये आपको मिलेगा 2/√3। तो आपको ये 2/√3 मिल जाएगा, 2/√3 मिल जाएगा। अब अगर हम नोटिस करें तो ये जो x है, x का रेडियस क्या होगा, x का रेडियस देखो ये पूरी वैल्यू होगी। तो इधर भी 1 आपको मिलेगा, इधर भी 1 मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 2 + r। और y का रेडियस तो हमने ऑलरेडी r मान रखा है। तो आपको ये रेशियो पता लगाना है, यानी कि आपको पता लगाना है 2 + r डिवाइडेड बाई r, जिसको आप क्या लिख सकते हो, अब 2 + r है, r का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सरकम रेडियस ये जो आपने निकाला ये था 1 + r, तो r का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। भाई ये वैल्यू 1 थी, ये r था, तो AP की वैल्यू तो ऑब्वियसली क्या आ रही थी, 1 + r आ रही थी। अब स्मॉल r आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो r की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2/√3 - 1, तो ये आपको मिलता है 2 - √3/√3। अब इसको पुट करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशंस तो रहेंगी, तो आप कह सकते हैं 2 प्लस, इसको हम 2/r + 1 लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। तो अब देखो ये फाइनली क्या मिलेगा, 2 को डिवाइड कर रहे हो 2 - √3/√3 से, और +1 भी कर रहे हो साथ में, तो फाइनली ये वैल्यू आपको मिलने वाली है कितनी, 2√3 -2 सॉरी +2 -√3 डिवाइडेड बाई 2 - √3। तो अब आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी फाइनली, √3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 - √3। तो अगर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हो ऊपर नीचे, तो अगर आप 2 + √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 - 3, और ऊपर में √3 + 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, जो कि क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 + 3 7, और 2 × 2 × √3 is 4√3, तो दिस इज नथिंग बट 7 + 4√3। तो 7 + 4√3 रेशियो 1, दिस वुड बी योर आंसर। तो रिमेनिंग कैट 24 स्लॉट 1 के क्वेश्चंस को हम लोग, स्लॉट 2 के क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।